हेलो बच्चों, आज हमें ट्रांसफार्मर पढ़ना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन पेपर्स जो है ट्रांसफार्मर के बिना अधूरे होते हैं। इट मीन्स कि क्वेश्चन पेपर्स आर इनकम्प्लीट विदाउट ट्रांसफार्मर। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ट्रांसफार्मर, वो आपको एग्जाम्स में आना ही है, फिक्स है, ठीक है ना। 100% ये आता ही है। ट्रांसफार्मर को किसी न किसी तरीके से आपसे पूछ ही लिया जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर आज हमें पढ़ना है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होगा? ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर जैसे कि नाम से स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है कि ये चीजों को क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करेगा। अब किस चीज को ट्रांसफॉर्म करेगा? तो एसी वोल्टेज को। किसको? एसी वोल्टेज को। इट मींस प्रत्यावर्ती विभवांतर, प्रत्यावर्ती विभवांतर। प्रत्यावर्ती विभवांतर को कभी कभी क्या होता है, जरूरत पड़ती है हमें सर्किट्स में, जो बड़े बहुत सर्किट्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं। कभी कभी हमें क्या होता है, कभी हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, कभी हमें कम वोल्टेज की जरूरत होती है। आपके पास सप्लाई आ रही है, ठीक है, सप्लाई करंट आपकी सप्लाई हो चुकी है, बट किसी परिपथ में आपको ज्यादा करंट, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, तो किसी में कम की जरूरत होती है। तो अब क्या किया जाए? अब हम ये करेंगे कि हम उस चीज का कनेक्शन किससे कर देंगे? ट्रांसफार्मर से। और अपने हिसाब से करंट को, जितना आपको करंट चाहिए उस हिसाब से उसे हम मेंटेन कर लेंगे। तो क्या होता है, कभी आपको ज्यादा करंट की जरूरत होती है या ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, और कभी आपको कम वोल्टेज की जरूरत होती है। तो ये जो है ट्रांसफार्मर, इट मींस ये जो डिवाइस है, ट्रांसफार्मर क्या है? एक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, एक युक्ति है, जिसका यूज हम वोल्टेज को कम या ज्यादा करने में कर सकते हैं। क्या? कम या ज्यादा, ठीक है ना। तो हम ट्रांसफार्मर का यूज किस में कर रहे हैं? या तो आप वोल्टेज को कम कर सकते हो या वोल्टेज को आप ज्यादा कर सकते हो। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये निकल रहा है कि ट्रांसफार्मर आपके दो प्रकार के हो गए। फर्स्ट वन जिससे आप वोल्टेज को कम करें, सेकंड वन जिससे आप वोल्टेज को क्या करो? ज्यादा। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हो जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। पहला क्या हो जाएगा? कम। तो कम, जिस ट्रांसफार्मर का यूज आप क्या करोगे? वोल्टेज को कम करने में, तो वो आपका जो ट्रांसफार्मर का नाम हो जाएगा, उसे हम बोल देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन। इस ट्रांसफार्मर को, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे, थोड़ा सा टफ है, अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर वैसे ही जिस ट्रांसफार्मर का यूज आप वोल्टेज को ज्यादा करने में कर रहे हो, उसे हम बोल देंगे स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और उसे हिंदी में हम बोल देंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। उसे हम बोल देंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो एक हो गया आपका अपचाई ट्रांसफर, दूसरा हो गया ऊंचाई ट्रांसफर। और ट्रांसफर को आप यहाँ पे समझ चुके हो कि ट्रांसफार्मर वह युक्ति है, वह डिवाइस है, जिसके द्वारा एसी वोल्टेज को, किसको? प्रत्यावर्ती विभवांतर को, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती विभवांतर को, यहाँ पर आप डीसी वोल्टेज को यूज नहीं कर सकते। डीसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने में आप ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती विभवांतर पर ही काम करोगे, ठीक है ना। तो प्रत्यावर्ती विभवांतर को कम या ज्यादा करने के लिए जिस डिवाइस का या जिस युक्ति का हम यूज करते हैं या जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है, वो ट्रांसफार्मर है। कभी हमें वोल्टेज को कम करना रहता है, कभी हम वोल्टेज को ज्यादा करना रहता है, इसलिए ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। एक को आप बोल दोगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और दूसरे को हम बोल देंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो इतने पूरे ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर, अपचाई, ऊंचाई, इन सभी को हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की संरचना। सबसे पहले आप संरचना पर बात करेंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर बनता कैसा है, ठीक है। तो हम उसकी संरचना पर बात करेंगे, हम उसके सिद्धांत पर बात करेंगे, और हम बात करेंगे उसकी कार्यविधि पर, ठीक है ना। प्लीज गिव मी थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ट्रांसफार्मर की संरचना की, ठीक है ना।
कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर बनता कैसे, आप कैसे ट्रांसफार्मर को बनाओगे। ओके ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बनाने से पहले हम पढ़ चुके हैं अन्योन्य प्रेरण, ठीक है ना, हम सभी बच्चे, मैं भी, अन्योन्य प्रेरण हम पढ़ चुके हैं, अन्योन्य प्रेरण जिसे हम बोल देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसे सीखते हैं, सीखते क्या है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या करते थे कि आपके पास एक कुंडली हुआ करती थी, ठीक है ना, कुंडली का कनेक्शन हम किसी ऐसे सोर्स से कर देते थे जिससे यहाँ पर इस कुंडली से धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है ना। फिर हम इसके पास कोई दूसरी कुंडली लेके आते थे और उसका कनेक्शन हम किससे कर देते थे, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है ना, करते थे ना। ये आपके पास एक कुंडली है जिसका कनेक्शन हमने किसी ऐसे सोर्स से कर दिया है जिससे आपको करंट मिल सके, ठीक है ना। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप उसका डीसी सोर्स से कनेक्शन कर रहे हो या एसी सोर्स से, हम ऐसे किसी सोर्स से कनेक्शन कर रहे हैं, वो डीसी भी हो सकता है, वो एसी भी हो सकता है, ताकि कुंडली में धारा प्रवाहित हो सके। अब जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और दूसरी कुंडली को हम जब इसके पास लेके आते हैं, दूसरी किसी कॉइल को जब हम इसके पास लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें भी जो है करंट फ्लो होने लगता है कि नहीं। इस कुंडली में भी करंट फ्लो होने लगता है, या इस कुंडली में भी इस कुंडली में जो करंट फ्लो हो रहा है इस कुंडली में, उसे हम प्रेरित धारा बोल देते हैं। और ये प्रेरित धारा प्रवाहित होती ही क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली को, ठीक है ना, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है और किसी दूसरी कुंडली को उसके समीप लेके आया जाता है, तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फिर से देखिए, जैसे आपने इस कुंडली में इसका कनेक्शन, इसमें धारा प्रवाहित की इस कुंडली में, इस कुंडली के चारों ओर एक जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी दूसरी कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होने लगेगा, और जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल वहां पर उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो क्या होगा, देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो करंट फ्लो होगी, ठीक है ना। तो इसी कारण इस कुंडली में भी, और इसमें से करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका पता हमें कैसे चलेगा? इसका हमें पता चलेगा कि इसमें जो गैल्वेनोमीटर आपने लगाया है वो क्या होगा, विक्षेपित हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि विक्षेपण कहां पर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां से हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हाँ, यदि किसी कुंडली के पास कोई दूसरी कुंडली लेके आते हैं तो उससे संबद्ध विद्युत, उसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो धारा बहती है, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर क्या बनाया गया, ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अब कैसे विचार आया होगा ट्रांसफार्मर बनाने का कि अरे हाँ, इसमें से धारा बह रही है और दूसरे से में भी बह रही, तो हम इसको कंट्रोल करके, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करके इसको ज्यादा या कम कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल होगा, इसमें नंबर ऑफ, जो आपके पास नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, फेरों की संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर फेरों की संख्या, फेरे समझ रहे ना, फेरे, ठीक है ना। तो इसमें फेरों की संख्या को कंट्रोल करके, है ना, इसको कंट्रोल किया जाए। मतलब आप क्या चाह रहे हो कि आपने जो करंट, ये आपका किसके जैसे काम करेगा, ये वाली कॉइल आपकी काम करेगी इनपुट के जैसे, और ये वाली कॉइल कैसे काम करेगी, आउटपुट के जैसे, ठीक है ना। एक आपका इनपुट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, आउटपुट, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आ रही है यहाँ पर, अब दूसरी चीज आप यहाँ पर आ रही है कि चलो आप इनपुट भी दे रहे हो, आपको आउटपुट भी मिल रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग, आपके पास रिजल्ट अच्छा हो। रिजल्ट अच्छे होने के लिए आप क्या कर रहे हो कि आपके पास ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, आप चाहते हो कि इसे सपोर्ट करे, मतलब आप कुछ ऐसा भी इसमें इंक्लूडेड करें ताकि
चुंबकीय क्षेत्र को सपोर्ट मिल सके, चुंबकीय क्षेत्र जो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बन सके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फिर दिमाग लगाया गया कि इसको यदि इन कुंडलीज का कनेक्शन यदि किसी कोर से कर दिया जाए, क्रोड से, मतलब इनका कनेक्शन आप किससे कर दो, किसी क्रोड से। क्रोड इन द सेंस, क्रोड हो जाता है आपका एक ऐसी, क्रोड क्या होगा, क्रोड पतली पतली लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। क्रोड, आयरन क्रोड है ना, लोहे का क्रोड जिसे हम बोल देंगे, या फिर आयरन क्रोड। आयरन क्रोड यदि आप इसके साथ कनेक्ट कर देते हो तो इसका सपोर्ट मिलेगा ताकि चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है ना। तो यदि ये चीज स्ट्रॉन्ग होगी तो ये चीज भी आपको, आउटपुट भी आपको अच्छा मिलेगा, मतलब सपोर्ट के लिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कराने के लिए, जनरेट कराने के लिए आप यहाँ पर इसका संबंध किससे कर देते हो, क्रोड से। तो धीरे धीरे हमें समझ आ रहा है यहाँ पे कि यदि आपको ट्रांसफार्मर बनाना है तो आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए पड़ेगी क्वाइल, आपको 2 क्वाइल्स यहाँ पे चाहिए पड़ रही है, ठीक है ना, एक क्वाइल दूसरी क्वाइल। एक को आप प्राइमरी क्वाइल बोल दोगे और दूसरे को आप सेकेंडरी क्वाइल बोल दोगे, ठीक है ना। प्राइमरी जिसको हिंदी में हम प्राथमिक बोल देंगे और सेकेंडरी जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक, ठीक है ना। तो इसके जो भी टर्म्स होंगे वो पी से डिनोट किए जाएंगे, जैसे यदि इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है तो वो आईपी, इस पर जो विभवांतर है वो वीपी, इसमें जो फेरों की संख्या है वो एनपी, ठीक है ना। पी फॉर प्राइमरी एंड पी फॉर प्राथमिक। अब दूसरी कुंडली जो है वो उसके नेम्स किस तरीके से हो जाएंगे, उससे संबंधित चीजों के, तो आईएस, करंट इन सेकेंडरी क्वाइल, ओके, है ना, सेकेंडरी या द्वितीय कुंडली में करंट या धारा। फिर वीएस, विद्युत वाहक बल या वीएस, विभवांतर, ठीक है। फिर एनएस, फेरों की संख्या, एनएस क्या हो जाएगा यहाँ पर, फेरों की संख्या, ठीक है। तो इतना पूरे डिस्कशन करने से हमें ये पता चल पा रहा है यहाँ पर कि यदि आपको ट्रांसफार्मर बनाना है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। हमें कुंडलीज लेनी होगी, प्राथमिक या द्वितीय, प्राथमिक और द्वितीयक, हमें 2 कुंडली की जरूरत पड़ेगी, या जिसे आप क्वाइल्स बोल दोगे। आपको जरूरत पड़ेगी क्रोड की, और आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, क्रोड की, हाँ, आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इनपुट की, सोर्स की, ठीक है ना। एक का कनेक्शन आपको किससे करना पड़ेगा, सोर्स से, और दूसरे का कनेक्शन हमें किससे करना पड़ेगा, आउटपुट से। तो ये पूरा डिस्कशन से सिद्ध हो जा रहा है कि आप किस तरीके से इसकी संरचना होगी, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है, हम यहाँ पर बात करेंगे, ये तो हो गया इसका सिद्धांत, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये सीखनी है कि आप चाहे ट्रांसफार्मर किस तरीके से आप करंट को कंट्रोल करोगे, या उत्पन्न जो आउटपुट में आपको विद्युत वाहक बल मिल रहा है वो किस तरीके का होगा, कब ऊंचाई आप उसको बोलोगे और कब उसे आप क्या बोलोगे, अपचाई, तो उसे हमें देखना है। ओके, तो ट्रांसफार्मर यहाँ पर 2 प्रकार के हो जा रहे हैं, ठीक है ना। पहला हो जाता है स्टेप अप, स्टेप डाउन। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप डाउन, और दूसरा हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। ये आपका ट्रांसफार्मर भी लिखा है, यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर और यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर। तो एक हो जाएगा स्टेप डाउन और दूसरा जाएगा स्टेप अप। कैसे इसका नामकरण किया गया, कैसे, देखिए, इस ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन जिसे आप हिंदी में बोल रहे हो अपचाई ट्रांसफार्मर, और इसे हम बोल देते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ओके, एक को बोला जा रहा है अपचाई ट्रांसफार्मर और दूसरे को बोला जा रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उच्च विभवांतर को, उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को, उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में बदल देगा।
उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में, इट मीन्स हाई टू लो, हाई टू लो, इट मीन्स टू डाउन, टू डाउन, ठीक है ना। याद करने के लिए हम क्या बोल देंगे, टू डाउन, डाउन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर को निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर को उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर को उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। इट मीन्स लो टू हाई, लो टू हाई, ठीक है ना। इट मीन्स टू अप, हाई इन द सेंस अप, इसलिए आप इसको स्टेप अप ज्यादा कर देना, डाउन कम कर देना, ठीक है ना। अपचाई कम कर देना, ऊंचाई, उच्च मतलब बढ़ा देना, ठीक है ना। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को कम कर देगा, ठीक है ना। अब किस तरीके से कम करेगा, ठीक है ना। तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि ये ट्रांसफार्मर अपचाई है कि ये वाला ट्रांसफार्मर क्या है, ऊंचाई। इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस तरीके से हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होगा कि देखिए आपके पास ये क्रोड है, ठीक है ना, ये क्रोड, ये क्रोड, आपको प्राथमिक कुंडली चाहिए, आपको द्वितीय कुंडली चाहिए। तो स्टेप डाउन, डाउन का मतलब है कि यहां पर फेरों की संख्या कम होगी, यहां पर फेरों की संख्या ज्यादा होगी। डाउन, अप टू डाउन, डाउन, ये चीज किसको बता रहा है, डाउन होने को, ठीक है ना। फिर इसमें क्या होगा, यहां पर फेरों की संख्या कम होगी, अप में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसे आप प्राथमिक कुंडली बोल रहे हो, यहाँ पर इसे द्वितीय कुंडली बोल रहे हो, यहाँ पर भी इसे आप प्राथमिक कुंडली बोल रहे हो, यहाँ पर आप इसको क्या बोल रहे हो, द्वितीय कुंडली। फेरों की संख्या NP इज ग्रेटर देन NS, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NP इज लेस देन NS, ठीक है। यहाँ पर फेरों की संख्या ज्यादा होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम, कम होना वही कम होना डाउन, यहाँ पर ज्यादा होना अप। तो इस तरीके से आप स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को बनाओगे, ठीक है ना। फेरों में कुंडली की संख्या पर डिपेंड करेगा कि आप वोल्टेज को ज्यादा कर रहे हो कि आप वोल्टेज को कम कर रहे हो, है ना। तो अब दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पर आपका वोल्टेज क्या हो गया है, ज्यादा, ठीक है ना। वोल्टेज का ज्यादा होना, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, बढ़ रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर सॉरी स्टेप डाउन में वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, स्टेप डाउन में वोल्टेज क्या हो जाता है, कम, ठीक है ना। स्टेप अप में वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर वोल्टेज डाउन हो रहा है, वहां पर वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स करंट यहाँ पर बढ़ जाएगा और वो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर वोल्टेज और करंट, यदि आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो करंट, यदि वोल्टेज को कम किया जा रहा है तो करंट बढ़ जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज यदि आप बढ़ा रहे हो तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पॉइंट्स भी यहाँ पर हमें इसको सीख के रखना है, ठीक है। अब हमें देखना है इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्रकार देखे, आपने उसका संरचना देखा, सिद्धांत देखा कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, वो हमने देख लिया। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि हाँ ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है, वो भी हमने देख लिया। इसके प्रकार देख लिए, स्टेप अप स्टेप डाउन, ये इसके सिंबल्स हैं, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिंबल्स, ट्रांसफार्मर के ये हो जाएंगे सिंबल्स, ठीक है ना। तो हमने वो भी देख लिया। अब हमें देखना है इसकी कार्यविधि, कार्यविधि और सूत्र निर्मित करना है। स्टार्ट।
हाँ ठीक है, डायग्राम बनाया जा रहा है ट्रांसफार्मर का, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। तो डायग्राम बना रहे हैं हम ट्रांसफार्मर का, दो डायग्राम बनाएंगे, एक स्टेप डाउन के लिए और दूसरा स्टेप अप के लिए, ठीक है। तो ऊपर हम स्टेप अप के लिए बना लेते हैं और नीचे हम बना रहे हैं स्टेप डाउन के लिए। क्रोड बना लिया है मैंने, अब मुझे यहाँ पे कुंडली बनानी है। कुंडली यदि मैं इसे स्टेप अप बोल रही हूं और इसे बोल रही हूं स्टेप डाउन, ठीक है ना। स्टेप अप इट मीन्स ऊंचाई, ऊंचाई, और ये हो जाएगा आपका अपचाई, ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो स्टेप अप इट मीन्स स्टेप अप, इसका मतलब है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम रखना है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हम क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कम रखेंगे, 1 2 3 4, और नीचे वही संख्या हम बढ़ा देंगे, ये मैंने बढ़ा दी। और इसका कनेक्शन किससे कर दिया जाएगा, इसका कनेक्शन कर दिया जाएगा सोर्स से, डीसी सप्लाई से, सॉरी एसी सप्लाई से। इसका कनेक्शन हमने किससे कर दिया, एसी सप्लाई से। और इसका कनेक्शन कर दिया जाएगा, आउटपुट है ये हमारे पास, ये पॉइंट्स आपको आउटपुट देंगे, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्या देंगे, यहाँ पर आउटपुट, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर आउटपुट देंगे। इज दैट क्लियर। इसे आप बोल दोगे पटलित क्रोड, पटलित क्रोड, इधर लिख लेते हैं हम इसे, पटलित क्रोड, क्रोड को क्रोड ही बोलेंगे, क्रोड आप समझ रहे हो, लेयर्स हैं ये, एक के बाद जैसे ये लेयर्स होती है ना बुक्स की, जैसे हम लेयर्स बात करें, लेयर्स हैं ये, जैसे ये लेयर्स हैं, एक फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो लेयर्स को आपने जमा दिया है, ठीक है, इस तरीके से जमा दिया है, ये लेयर्स हैं, जो ये चीज दिखा रहे हैं ना ये वाली, ये चीज है, ठीक है ना। लेयर्स को यहाँ पे जमा दिया है, फिर एक ऊपर दो कुंडली का कनेक्शन इससे हम कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसे आप बोल दोगे प्राथमिक कुंडली और नीचे वाले को बोल दोगे द्वितीय कुंडली, द्वितीयक कुंडली, और इसे हम बोल देंगे प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। ओके, अब नीचे यदि हम बना रहे हैं इसको अपचाई, तो हमें ऊपर फेरों की संख्या ज्यादा रखनी पड़ेगी और नीचे फेरों की संख्या कम, ठीक है ना। इसका कनेक्शन हम कर देंगे किससे, सोर्स से कर दिया, डीसी पावर सोर्स से, और ये दोनों पॉइंट्स आपको क्या बताएंगे, आउटपुट, आउटपुट। यहां पर भी ये आपका हो जाएगा पूरा पटलित क्रोड। फटाफट फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर चित्र डायग्राम कंप्लीट है। ओके, डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसे बोला जा रहा है, फिर से द्वितीय कुंडली बोल रहे हो, प्राथमिक हो जाएगा ऊपर वाला, प्राथमिक कुंडली, नीचे वाला हो जाएगा आपका द्वितीय कुंडली। ठीक है, और इसे आप बोल दोगे पटलित क्रोड, पटलित क्रोड। ओके, अब कम करना है हमें इसका थोड़ा सा डेरिवेशन, इसे हम साइड में कर देंगे।
चित्र सबको क्लियर है, चित्र हमें क्लियर ही है। स्टेप अप, स्टेप डाउन। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें करना है माना कि, ठीक है ना, मानने वाला काम कर लेते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली है, ठीक है ना, यदि प्राथमिक कुंडली है आपके पास, प्राथमिक कुंडली, तो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आईपी हो जाएगी। ओके, इससे संबद्ध जो विद्युत वाहक बल है वो ईपी हो जाएगा। ओके, और इसमें फेरों की संख्या हो जाएगी एनपी, ठीक है ना। इफ अब यदि हम द्वितीय कुंडली की बात करें, द्वितीय कुंडली की यदि यहाँ पर बात की जाए, तो द्वितीय कुंडली में जो धारा है उसको आप आईएस बोलोगे, उससे प्रवाहित धारा, उस पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो ईएस, और इस पर फेरों की संख्या जो हो जाएगी वो एनएस। ठीक है, आगे करते हैं। फैराडे के नियमानुसार क्या लिखना है हमें, फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार क्या हो जाएगा, फैराडे के नियमानुसार प्राथमिक कुंडली से संबद्ध विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली से संबद्ध, संबद्ध की जगह पर हमने एक और जो वर्ड सीखा है वो है परिबद्ध, ठीक है ना। तो प्राथमिक कुंडली से परिबद्ध विद्युत वाहक बल ईपी बराबर माइनस एनपी d∅b/dt, जहां पर φb क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना। b चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा और φb क्या दिखाएगा, चुंबकीय फ्लक्स, और d∅b/dt क्या दिखाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर को, ठीक है ना। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली से, द्वितीय कुंडली से परिबद्ध विद्युत वाहक बल, ये हो जाएगा आपका ES इक्वल्स टू माइनस NS d∅b/dt, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ये समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा EP/ES इक्वल्स टू, EP/ES इक्वल्स टू NP/NS। यदि हम एक से दूसरे को डिवाइड कर दें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d∅dt से d∅dt कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव EP/ES इक्वल्स टू NP/NS इक्वल्स टू R इक्वल्स टू समीकरण 3। इस R को आप क्या बोल रहे हो, ठीक है ना, इस R को बोला जा रहा है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, दिस R इज द ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो इसे बोल देंगे हम समीकरण 3, समीकरण 3 इसके बाद, ठीक है ना, समीकरण 3 को हम अपने पास रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 3 हमें मिला है EP/ES इक्वल्स टू NS/NP इक्वल्स टू R, समीकरण 3। अब आगे यदि हम बात करें, चूंकि हम पहले ही सिद्धांत में बता चुके थे कि शक्ति का कोई क्षय नहीं हो रहा है, इट मींस जो प्राथमिक कुंडली में जो क्षय, प्राथमिक मतलब इनपुट शक्ति बराबर आउटपुट शक्ति, शक्ति में कोई क्षय नहीं हो रहा। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यदि हम जो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं यदि वो आदर्श ट्रांसफार्मर है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या शर्त होती है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए शर्त हो जाती है आपके पास, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए शर्त हो जाती है आउटपुट शक्ति बराबर इनपुट शक्ति।
इनपुट शक्ति या पावर। आउटपुट शक्ति बराबर इनपुट शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति, पावर। पावर इक्वल्स टू आप जानते हो क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल गुणा धारा या विभव गुणा धारा, VI, विभव गुणा धारा। तो आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति क्या हो जाएगी, आउटपुट शक्ति आपके पास हो जाएगी ES/IS और इनपुट शक्ति क्या हो जाएगी, EP/IP। ठीक है ना, EP/IP। यहां पर आप लिख सकते हो ES/EP इक्वल्स टू IP/IS फ्रॉम अबव इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन से ये हमें मिल जाएगा ES/EP इक्वल्स टू IP/IS, समीकरण 4। ठीक है ना, समीकरण 4 व 3 से, समीकरण 4 व 3 से, ध्यान दीजिए समीकरण 4 व 3 से ES/EP बराबर IP/IS बराबर IP/IS, EP/ES इक्वल्स टू कितना है अपने पास, NS/NP। तो ES/EP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ES/EP। यदि आप यहीं से देखें इस वाले इक्वेशन को, तो यहीं से आपके पास यदि आप बात करें तो ES/EP इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास NP, ES/EP इक्वल्स टू NS/NP हो जाएगा ना। ES/EP इक्वल्स टू, या इसको जस्ट इसका अपन रिवर्स कर दें तो ES/EP इक्वल्स टू NP/NS। तो ES/EP के बराबर में आप क्या लिख सकते हो, NS/NP लिख सकते हैं ना, NS/NP। ठीक है ना, NS/NP। ये फाइनल रिलेशन मिल जाएगा ट्रांसफार्मर के लिए, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है तो करंट ज्यादा हो जाएगी, तो विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही यदि इफ NS इज ग्रेटर देन NP, तो ठीक है ना, डिफरेंट टाइप की शर्त यहाँ पर निकल आएंगी। फाइनल रिलेशन हमें मिल गया है, फाइनल रिलेशन जो हमें मिला है वो है ES/EP इक्वल्स टू IP/IS इक्वल्स टू NS/NP। ये फाइनल रिलेशन है किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। इसके हमें डिफरेंट कंडीशंस देखनी है। ओके, तो हमें यहाँ पर ये हमें फाइनल रिलेशन मिल गया है किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। इट मींस जो आपके पास रिलेशन आया है, इसे हम यदि हम बात करें ऊंचाई ट्रांसफार्मर की, ऊंचाई ट्रांसफर, एक जगह हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए देखेंगे और दूसरी नीचे हम देख लेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए। ऊंचाई और अपचाई, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वी नो दैट NS इज ग्रेटर देन NP। ये शर्त हम लेके चलते हैं, NS इज ग्रेटर देन NP। यदि आप यदि आप क्या कर रहे हो कि सेकेंडरी कुंडली में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा फेरों की संख्या ज्यादा है, तो उपरोक्त समीकरण से क्या सिद्ध हो जाएगा, उपरोक्त समीकरण से सिद्ध हो जाएगा कि ES इज ग्रेटर देन EP। ठीक है ना, ES is greater than EP. If ES is greater than EP, then IP is greater than IS. ठीक है, तो सीधा से यहाँ से ये मतलब निकलता है कि यदि विद्युत वाहक बल ज्यादा है सेकेंडरी कुंडली में, तो प्राथमिक कुंडली में करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। प्राथमिक कुंडली में यदि करंट ज्यादा है तो द्वितीय कुंडली में करंट आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए देखिए, इफ अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, NP इज ग्रेटर देन NS। NP इज ग्रेटर देन NS, इट मींस प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है
द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, तब क्या हो जाएगा, तब आपके पास हो जाएगा EP इज ग्रेटर देन ES। प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल ज्यादा रहेगा, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मीन्स IS इज ग्रेटर देन IP, PPIS, ठीक है ना। तो द्वितीय कुंडली में करंट ज्यादा हो जाएगा और प्राथमिक कुंडली में करंट कम हो जाएगा। सीधा सीधा है, जस्ट अपोजिट। यदि आप विद्युत वाहक बल को बढ़ा रहे हो तो करंट कम हो जाएगा, यदि आप विद्युत वाहक बल को कम कर रहे हो तो करंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हमने पूरे चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया। आपने सीखा कि ट्रांसफार्मर क्या है, आपने ये भी देखा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपने ट्रांसफार्मर के प्रकार भी बता दिए, उसके बाद आपने उसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया कि यदि आप फेरों की संख्या ज्यादा रखते हो तो वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ेगा, और यदि आप फेरों की संख्या को कम रखते हो तो वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ेगा। यदि वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगा, यदि करंट ज्यादा है तो वोल्टेज, यदि करंट कम है तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में 80% चांसेस होते हैं कि ये जो है परीक्षा में पूछा जाए, तो आपको पूरा करना है, पूरा विथ कंस्ट्रक्शंस, विथ क्रियाविधि, विथ संरचना, ठीक है ना, डेरिवेशन, और इसके साथ साथ ये कंडीशंस भी, कंडीशन 1, कंडीशन 2, उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए आप कंडीशंस दोगे, आप अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशंस दोगे, एंड देन इसके बाद ट्रांसफार्मर के उपयोग भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको देख लेना है, उसके उपयोग देख लीजिए। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर। सो गाइस आज हम देखेंगे एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का बहुत ही बेसिक कंस्ट्रक्शन। सो गाइस ट्रांसफार्मर में एक कोर होती है और ये कोर हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन से मिलकर बनी होती है। और गाइस इन लैमिनेशंस के बीच में वार्निश की एक लेयर होती है ताकि ये लैमिनेशंस एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए। सो गाइस ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। और फिर इस कोर के एक साइड में प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है और दूसरी साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है या तो कॉपर की बनी होती है या एल्यूमिनियम की बनी होती है और इस वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन की एक लेयर होती है ताकि ये वाइंडिंग एक दूसरे से टच ना करे और एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए।